बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 5। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। तुम नहीं, इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर ख़त्म करो। वसीम ने उसे कुछ जताते हुए कहा। ये 7 वालों के लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? इमामा को अचानक याद आया। चूचू से बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात हैं। वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। बड़ा अजीब सा बंदा है। मूड अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बिठा देगा, मूड ख़राब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज़्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज़ नहीं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम अज़ कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं है। वो तो बाहर जाने वाला था ना? इमामा को अचानक याद आया। हाँ जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है हिपियों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह उसका ताल्लुक़ होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर से आ रही थी तो देखा था। वो भी उसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साथ। लड़की? जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने। वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। इरसा। वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया। उसकी गर्ल फ्रेंड है। पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। इमामा ने उसे घूरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे उसकी गर्ल फ्रेंड की बात हुई थी। हाँ तब शीबा थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर उसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर उसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी ख़रीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं ख़रीद रहा हूँ इस माह। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फ़ोन उन्हीं का ही आएगा। बस इसीलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियाँ तुड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे। और तुम्हारे लिए तो ख़तरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने उसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम उससे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफ़ा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर उसकी मंगेतर का हवाला देते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम अज़ कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज़ से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को उसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ ख़ास नहीं था। इमामा ने उठते हुए उसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं उसके, दर्जी से लेकर आई हूँ, आप उसे दे आएं। सलमा ने हाशिम से कहा। भाई मैं बड़ा मसरूफ़ रहूँगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूँगा उसके हॉस्टल। हाशिम को कदरे तामल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं? खुद नहीं जा सकते तो उसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट।
سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمیٰ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کی بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا۔ لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے، مگر انہوں نے اسے نہیں بلایا۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل، امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد وہ واپس مڑے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی بجائے امامہ کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی۔ جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی۔ سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں امامہ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو۔ اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔
तो फिर इंतज़ार करते हैं, हो सकता है वो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने उसे देखा मगर उसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। जवेरिया और राबिया रात भर सो नहीं सकी। वह मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा, ये सवाल उनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। उन्हें अपना करियर डूबता हुआ नज़र आ रहा था। उन्हें अंदाज़ा था कि उनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। वो उन्हें बुरी तरह मलामत करते, उन्हें इमामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ ना बताने पर तनकीद का निशाना बनाते, और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर और भी नाराज़ होते। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और उनकी फैमिली का रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में उन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे। हॉस्टल में लड़कियां उनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये सारा मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस उनकी इस पर्दापोशी को क्या समझेगी। वो अंदाज़ा कर सकती थी, और इसीलिए बार बार उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों उसके पिछले रवैयों का तज्जिया करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। उसने उनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। वो उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में उसका इन्हमाक भी कम हो गया था, और उसकी कमगोई, और वो जो एक बार वो हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहाँ वो अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह उस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी। मगर इमामा ऐसी नहीं है, मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जवेरिया को अब भी उस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया, उसकी मर्ज़ी से उसकी मंगनी हुई थी। वो और असजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। जवेरिया ने उसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है। मैंने तो मक्खी बनाकर उसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। उसके बाबा उसे मिलने यहाँ आए हैं, और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं गई, और हमसे वो यही कहकर गई थी कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी, ताकि उसका भाई उसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी उसने इत्तला दी थी तो फिर उसके वहाँ ना पहुँचने पर वो लोग इत्मीनान से वहाँ ना बैठे होते। वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते, और उसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ है जैसे उसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने उसके क्यास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा। हाँ, वो कभी भी 1 माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी, और उसने वार्डन से ख़ास तौर पर यह कहकर इजाज़त ली थी, कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी उसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो जो चाहे करते, ये उनका मसला होता। कम से कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर, अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात उन दोनों ने इसी तरह बातें करते हुए जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गईं। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इमामा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो उस दिन नहीं आई। उनके आसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फ़क रंगत और कांपते हाथों के साथ अपने कमरे से
वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आईं। उनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थीं जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। उसका बैग उसके कंधे पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई ज़मीन यकदम थम गई थी। उनकी रुकी हुई सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतवक्का वो हेडलाइंस जो भूत बनकर उनके गिर्द नाच रही थीं यकदम गायब हो गईं और उनकी जगह उस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी जो उन्हें इमामा की शक्ल देख कर आया था। वो उन्हें देख चुकी थी और अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आईं? सलाम दुआ के बाद उसने उनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे, राबिया ने तुंदो तेज़ लहजे में उससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? इमामा ने कदरे तशवीश से पूछा। तुम ज़रा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया कुछ कहे बगैर उन दोनों के पीछे आ गई। इमामा हक्का बक्का थी और राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दुरुस्त लहजे में उससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? इमामा ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रख दिया। उसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल कर दिया। शर्म करो इमामा, इस तरह हमें धोखा देकर, हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम साबित करना क्या चाहती हो कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता, राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। कौन सा धोखा? कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? इमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ, इस्लामाबाद में। वहाँ से आज सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से। राबिया ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार इमामा ने भी कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया। वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हो, राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे, इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। उन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जवेरिया ने कहा। इमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान का सांस लिया, यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रैप्स खोलते हुए कहा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू इमामा, मैं वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मज़ीद उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए, राबिया ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। इमामा जवाब देने की बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रैप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जवेरिया ने आगे बढ़कर उसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें। तुम जल्दबाजी मत करो, मगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो, मिजाल है ज़रा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो, राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतने गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ भागी भी नहीं हूँ।
इमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आज़ाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त? है एक। इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी और घर वालों को बताती या उनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती तो वो कभी इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जवेरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस आमेज़ अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दे दो। इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दें ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही ना आओ। राबिया ने इस बार भी नाराज़ी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार उसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने उसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्को ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती। इमामा ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। तुम कम अज़ कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी, जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, इमामा ने कहा। कम अज़ कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, इमामा ने इस बार कदरे कमज़ोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है तुम्हारी वजह से हमारा करियर और हमारी ज़िंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी? ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूँगी, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। इमामा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? उन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो उसे? इमामा ने कहा। वो 4th ईयर की सबीहा? जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर उसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है उससे मेरी, इमामा ने कहा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ उसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर उसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरिया ने एतराज़ करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर? कम अज़ कम उसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, राबिया ने उसी लहजे में कहा। तुम उसे कॉल करके पूछ लो मैं उसके घर पर थी या नहीं, इमामा ने कहा। चलो ये मान लिया कि तुम उसके घर पर थीं, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही, फिर कुछ देर बाद उसने कहा, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी। उन दोनों ने हैरान होकर देखा। किस सिलसिले में? इमामा ने सर उठाया और पलकें झपकाए बगैर देखती रही। जवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो, इमामा ने कदरे मध्यम अंदाज में कहा। मैं? जवेरिया ने कुछ गड़बड़ा कर राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से उसे देख रही थी। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम पहेलियाँ मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो, जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इमामा सर उठाकर खामोशी से उसे देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खोरदा अंदाज में उसने सर झुका दिया। बताओ ना, आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस दिन कॉलेज में इमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे करंट सा लगा। उसने शौक़ और बेयकीनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ़ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह
مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی۔ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق باجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا۔ تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ۔ مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کی بجائے تم ٹھنڈے دل سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں ہی پتہ ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کی بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔